हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हमारे जो 12th क्लास की केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कैटालिस्ट। सरफेस केमिस्ट्री में कैटालिस्ट क्या है हमारा? कैटालिस्ट वो सब्सटेंसेस हैं जो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। मीन्स जनरली क्या करेंगे, दे विल स्पीड अप, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट कंज्यूमिंग इन द रिएक्शन। तो ये हमने रेट ऑफ रिएक्शन में भी बताया था, लेकिन मैंने वहाँ एक लाइन और बोली थी कि वो भी होते हैं कैटालिस्ट जो घटाने वाले होते हैं। तो हम यहाँ एक वो लाइन यूज कर सकते हैं, दोज सब्सटेंसेस which alter the rate of reaction, which affect the rate of reaction without consuming in it, लिख दो, without any chemical change in it, या यहां से हम क्या लिख सकते हैं, विदाउट कंज्यूमिंग इन द रिएक्शन। मीन्स क्या होंगे, वो रीजनरेट हो जाएंगे, दे विल रीजनरेट इन द एंड प्रोडक्ट। लास्ट में वो वापस रीजनरेट हो जाएंगे। मीन्स कोई कैटालिस्ट डाला तो वो जितना हमने यूज किया, सपोज 10 ग्राम हमने डाला है तो 10 का 10 ग्राम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो 9 या 8 या 6, कोई केमिकल चेंज भी नहीं होगा। अगर हमने सपोज निकल डाला है तो निकल मिलेगा, ना कि निकल ऑक्साइड। लेकिन फिजिकल में भी देर, फिजिकल चेंज में भी देर, फिजिकल चेंज लाइक फिजिकल स्टेट में भी वेरी, सम टाइप ऑफ गर्म होने की वजह से कलर चेंज में भी देर, बट केमिकली इट रिमेन्स सेम। उसकी कॉम्पोजिशन सेम रहेगी, उसकी क्वांटिटी सेम रहेगी। अब इसके अंदर दो टाइप के हैं हमारे टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट। अगर हम करें होमोजेनियस और हेटेरो, उससे पहले एक चीज और बता देता हूं, पॉजिटिव कैटालिस्ट एंड नेगेटिव कैटालिस्ट। अब नेम से ही पता है ये क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, ये डिक्रीज करने के काम आएंगे। इंक्रीज करने वाले और डिक्रीज करने वाले होंगे। अब मैं अगर बात करूं होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस कैटालिस्ट की, एंड हेटेरोजेनियस कैटालिस्ट, होमोजेनियस कैटालिस्ट कौन से होंगे, those catalysts which are in same phase, the catalyst and reactants are present in same phase। सेम फेज का मतलब है अगर वो गैस है तो ये भी गैस है, वो सॉलिड है तो ये भी सॉलिड है, वो लिक्विड है तो ये भी लिक्विड है, प्रोडक्ट के साथ नहीं, रिएक्टेंट और कैटालिस्ट। कैसे, सपोज हम ले SO2 प्लस O2 और ये हमारा कन्वर्ट हो SO3 में, और मैंने ये भी गैस है, ये भी गैस, और कैटालिस्ट भी क्या डाल दिया, NO गैस। तो ये क्या होगा, होमोजेनियस कैटालिस्ट का एक एग्जांपल होगा। आगे एक्सप्लेन करते हैं, हेटेरो और बता देता हूं। हेटेरोजेनियस कैटालिस्ट क्या होंगे, जिसके अंदर जो कैटालिस्ट है एंड रिएक्टेंट्स आर इन डिफरेंट फेज। कैटालिस्ट और जो रिएक्टेंट है वो डिफरेंट फेज में होंगे। जैसे यही ले लेता मैं SO2 एंड O2, और यहाँ पर मैंने कैटालिस्ट यूज कर दिया V2O5, या मैंने यूज कर दिया निकल, ये भी SO3 में कन्वर्ट होगा। बैलेंसिंग करके अपने रख दो, जैसे बैलेंस करोगे तो ये ट्वाइस हो जाएगा, 2 हो जाएंगे, यहाँ पर भी 2, ये 2। अब ये तो हमारे कैटालिस्ट होमो और हेटेरो के लिए। इन्होंने काम कैसे किया, मैकेनिज्म क्या था होमो में और हेटेरो में? होमो ने क्या किया, एक इंटरमीडिएट बनाया इसके साथ, जैसे
हमारा सबसे पहले लेते हैं हम जो एक कैटलिस्ट है NO एंड O2, इन्होंने मिलके क्या बनाया, पहले बनाया NO2 एक इंटरमीडिएट। फिर जो ये NO2 है और ये SO3 बनाने में SO2 के साथ ही NO2 जाएगा और ये मिले के देगा हमें SO3 एंड NO। देखो ये NO रीजनरेट हो जाएगा वापस। इस टाइप से इसने इस रिएक्शन के को फास्ट किया। फास्ट करने के लिए फिर इसने क्या किया, इसके एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया। वैसे कोई स्पेसिफिक वो तो नहीं है कैटलिस्ट के मामले में, लेकिन कुछ थ्योरीज हैं जिनके बेस पर हम इनके इफेक्ट को देखेंगे। और जो कैटलिस्ट रेट बढ़ा देते हैं ना, उस फिनोमेना को हम बोल देंगे कैटालिसिस। कई बार बच्चे ये सोचते हैं कैटलिस्ट और कैटालिसिस में क्या फर्क है। कैटलिस्ट तो जो सब्सटेंस ऐड किया वो है, और उससे जो रेट पर इफेक्ट आ गया वो क्या है, कैटालिसिस। गॉट इट, फिनोमेना कैटालिसिस है। अब यहां पर देखो हमने बोला कि इसने ऐसे अल्टर कर दिया उसको, तो इसने क्या किया, एक हम जनरली मानेंगे इन्होंने एक पाथ ही दूसरा प्रोवाइड कर दिया। जैसे सपोज ये थे हमारे रिएक्टेंट, जो इनकी एनर्जी है, थोड़ा और नीचे ले लो, रिएक्टेंट ये है सपोज इसका पाथ प्रोडक्ट बनने का, ये सपोज प्रोडक्ट बन गए, तो यहां पर एनर्जी प्रोडक्ट की है, ये एनर्जी रिएक्टेंट की है। ये सपोज अब यहां से देखो ये क्या होती है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी, ये होती है विदाउट कैटलिस्ट। सपोज अब कैटलिस्ट डालने पर क्या करेगा, ये इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा, मींस पाथ ही दूसरा प्रोवाइड कर देगा जो लाइक दिस ऐसे होगा। ये पाथ ही दूसरा प्रोवाइड कर दिया विद कैटलिस्ट। अब इसे एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट ये रहेगी, यहां से यहां तक उस एक्टिवेशन एनर्जी इतनी ज्यादा रिक्वायर थी। लेकिन एक चीज देखो, कैटलिस्ट ने क्या चेंज नहीं किए, एक्टिवेशन एनर्जी भले ही चेंज की, जो एनर्जी है रिएक्टेंट की उसको चेंज नहीं किया, प्रोडक्ट की को चेंज नहीं किया। मतलब डेली रिमेन्स सेम। डेली क्या आएगा, ई प्रोडक्ट माइनस ई रिएक्टेंट, वो दोनों केस में क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि अल्टर नहीं किया। कैटलिस्ट क्या करेंगे जी, वो सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन पर इफेक्ट डालेंगे, बाकी चीजें इक्विलिब्रियम चेंज नहीं होगा, डेली चेंज नहीं होगा। जितनी थर्मोडायनेमिकल एप्लीकेशन टर्म्स थी हमारी, डेल जी, डेल यू, डेल टी, डेल एस, कोई भी डेल एस, डेल यू, डेल ई, ये चेंज नहीं होंगे कैटलिस्ट में। उसके बाद स्मॉल अमाउंट में इफेक्टिव है, क्यों, क्योंकि लास्ट में रीजनरेट हो जाएंगे, वही यूज होता रहेगा, स्मॉल अमाउंट में ही सफिशिएंट होंगे। थोड़ा सा हेट्रोजीनियस के बारे में और बताते हैं, हेट्रोजीनियस कैसे काम करेंगे। हेट्रोजीनियस में वैसे हमारी कैटलिस्ट के ऊपर ये तीन थ्योरीज हैं, इंटरमीडिएट थ्योरी, एंशिएंट थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी। एंशिएंट थ्योरी के अकॉर्डिंग तो क्या था कि ये इस टाइप से इनके एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। इंटरमीडिएट थ्योरी के अकॉर्डिंग ये उसके साथ पहले एक इंटरमीडिएट बनाएंगे, दोनों के केस में, और मॉडर्न ने कंबाइन किया था। अब एक्टिवेशन एनर्जी को ये कम करेगा, दूसरा ये क्या करेगा, उसको एक इंटरमीडिएट बनाएगा। अब इंटरमीडिएट बनाने के लिए जनरली हम यहाँ पर सॉलिड कैटलिस्ट यूज कर लेते हैं। सॉलिड में कौन से यूज करते हैं, कैटलिस्ट में जो इंटरमीडिएट बनाएगा कब, अगर उसके पास बनाने की जगह है। अब उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं कौन से, डी सब सेल वाले हैं हमारे, और उनमें भी ग्रुप जो 5 के बाद वाले ग्रुप 7, 6, 7, 8, 9, ये जो है वो और भी ज्यादा एक्टिव करेंगे। तो हमने जैसे आयरन है ये यूज कर लेते हैं हम, बहुत जगह हमारा क्या होगा, कोबाल्ट वगैरह, इनको हम एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं। निकल है, प्लेटिनम है, पैलाडियम है, ये सब क्या होंगे, एज ए कैटलिस्ट काम करेंगे। अब इसके केस में देखो इंटरमीडिएट कैसे बनाते हैं। सपोज ये हमारा कैटलिस्ट है, कोई भी कैटलिस्ट है लाइक दिस, ये हमारे सपोज ए और बी ये मिलके प्रोडक्ट देना था इसने ए बी,
डायरेक्ट ये नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो हमने क्या किया, साथ में डाल दिया ये कैटालिस्ट। तो ये प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, ए बी प्रोडक्ट बनाएंगे लाइक दिस, इसके साथ बॉन्ड, पार्सल बॉन्ड प्रोडक्ट के बीच में आएगा। अब उसके बाद में फाइनल स्टेप में क्या होगा, ए बी के बीच आ जाएगा बॉन्ड और हमारा जो कैटालिस्ट है वो रीजनरेट हो जाएगा। अब मॉडर्न थ्योरी ने क्या कहा कि ये दोनों को कंबाइन कर दो कि एक्टिवेशन एनर्जी को भी कम करते हैं, ये उनको एंशिएंट ने तो ये कहा था कि लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करेंगे, तो लार्ज सरफेस एरिया भी प्रोवाइड करते हैं, ये इंटरमीडिएट भी बनाएंगे इंटरमीडिएट थ्योरी के बेस पर, और ये दोनों को कंबाइन कर देंगे, लास्ट में रीजनरेट भी हो जाते हैं। ये काम करेगा कैटालिस्ट। अब कैटालिस्ट में दो चीज और होती है, कैटालिस्ट प्रमोटर और एक कैटालिस्ट पॉइजनर, या कैटालिस्ट एक्टिवेटर एंड कैटालिस्ट पॉइजनर। जैसे प्रोसेस आपने पढ़ा होगा बहुत बार, N2 प्लस H2 ये मिलके देगा NH3 हैबर्स प्रोसेस में। बैलेंस कर दिया हैबर्स प्रोसेस में। हम यहाँ कैटालिस्ट का यूज करते हैं आयरन Fe, ये क्या होगा यहाँ कैटालिस्ट का काम करेगा। और साथ में हम क्या डालते हैं MO, वो किसका काम करता है, कैटालिस्ट प्रमोटर का, को कैटालिस्ट भी कह देते हैं, या कैटालिस्ट प्रमोटर। अब कैटालिस्ट प्रमोटर क्या चीज है भाई, नेम में इंडिकेटर है प्रमोटर, प्रमोट करने वाला, मीन्स द सब्सटेंस विच इंक्रीज द या विच एनहेंस द इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट के इफेक्ट को, कैटालिस्ट की एक्टिविटी को एनहेंस कर दे, वो क्या होंगे कैटालिस्ट प्रमोटर्स। उसका उल्टा अगर वो उसके इफेक्ट को डिक्रीज करे, रिड्यूस करे, तो कैटालिस्ट प्रमोटर। अब पॉइजनर, कैटालिस्ट पॉइजनर में एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम, कार्बन मोनो वगैरह है, आर्सेनिक वगैरह है, ये जनरली लगभग हर रिएक्शन में क्या करेंगे, कैटालिस्ट पॉइजनर का काम करेंगे। गॉट इट। तो कैटालिस्ट प्रमोटर एनहांस करेंगे कैटालिस्ट के इफेक्ट को, और पॉइजनर कम कर देंगे। अभी मैंने एक वर्ड यूज किया था एक्टिविटी, को भी कह सकते हो एनहांस एक्टिविटी। तो इसके केस में कुछ ये पॉइंट्स और हैं कि एक्टिविटी पर क्या फर्क पड़ता है, कैटालिस्ट एक्टिविटी पर क्या फर्क डालता है रिएक्शन की पर। एक्टिविटी का मतलब है वो किस स्पीड से रिएक्शन हो रही है, ये डिपेंड करेगा कैटालिस्ट के ऊपर भी और उन रिएक्टेंट्स के ऊपर भी। कुछ रिएक्शंस तो 10 की पावर 10 टाइम तक चले जाएंगे, आगे हम एंजाइम पढ़ेंगे वो भी कैटालिस्ट है, उसमें तो 10 की 20 तक भी चले जाएंगे। तो एक तो ये डिपेंड करेगा वो कैटालिस्ट क्या यूज किए हैं, वो कैसे, अब जो कैटालिस्ट यूज किया है वो कितना ज्यादा इजीली बॉन्ड बना रहा है, कैमियो एडजॉर्प्शन करेगा ये, जब उसके ऊपर सरफेस एरिया दिया, कैमियो एडजॉर्प्शन कितना फास्ट है, किस एक्सटेंट तक है। और वो कैमियो एडजॉर्प्शन इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं होना चाहिए कि रीजनरेट ना हो पाए, नहीं तो केमिकल परमानेंट बॉन्डिंग हो जाएगी, कैटालिस्ट नहीं होगा। तो कैटालिस्ट में एक्टिविटी क्या होगी, ये 10 की पावर 10 टाइम्स तक इंक्रीज कर देंगे रेट ऑफ रिएक्शन को। सिलेक्टिविटी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सिलेक्टिविटी क्या, कि किस रिएक्शन के लिए कौन सा कैटालिस्ट सिलेक्ट करें, क्योंकि अगर हम कैटालिस्ट चेंज कर दें तो सेम रिएक्टेंट होते हुए भी प्रोडक्ट बदल जाएगा, क्योंकि एक कैटालिस्ट एक पर्टिकुलर टाइप की रिएक्शन ही करता है। जैसे मान लिया मैं कार्बन मोनो और H2 लूं, तीनों रिएक्शन मैंने लिख दी, तीनों में रिएक्टेंट हमारा सेम है। अगर मैं कैटालिस्ट अल्टर करूं तो फर्क देखो, मैंने यहां पर लिया निकल, क्या लिया निकल, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारे देगा मीथेन और वाटर। बैलेंसिंग अपनी कर लो, कितना आ जाएगा 3। अगर मैं यहां यूज कर दूं कॉपर एज ए कैटालिस्ट तो क्या प्रोडक्ट देता, ये एल्डिहाइड दे देगा। देखो रिएक्टेंट सेम है। अब ये नहीं कि सर वहां 3 यूज हो गए थे, ऑब्वियसली यू आर इन 12th क्लास, वो तो बैलेंसिंग के लिए है। रिएक्टेंट मैंने वही एक्सेस में कितना भी डाल रखा है, ये तो एक ही मोल का, ये भी, ये अब क्या करेगा, ये अगर मैंने डाल दिया किसकी प्रेजेंस में, मैंने कॉपर तो लिया, साथ में मैंने ZnO भी लिया और Cr2O3 भी लिया, तो ये प्रोडक्ट क्या आएगा, इसके केस में बन जाएगा हमारा इथेनॉल
मिथेनॉल बन जाएगा, एक है तो दो होते तो इथेनॉल, CH3OH, मिथेनॉल बन गया हमारा। बैलेंसिंग यहां भी कर दो, 4 है तो 2। मीन्स मैं क्या एक्चुअल में क्या बताना चाह रहा हूं कि यहां पर कैटलिस्ट की सिलेक्टिविटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज कैटलिस्ट, ए पर्टिकुलर कैटलिस्ट इज यूज इन ए पर्टिकुलर रिएक्शन। ये प्रोडक्ट को चेंज कर देगा, वही रिएक्टेंट ले, कैटलिस्ट चेंज कर दें, प्रोडक्ट विल बी डिफरेंट। गॉट इट? इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो आएगा कि कैटलिस्ट के अंदर अगर हम कोई टेम्परेचर और पीएच का भी कोई फर्क है, जो मेनली हम अगला जो लेंगे ना एंजाइम्स, उसमें एक्सप्लेन कर देंगे। इसके केस में यहां तक के पॉइंट्स आप एक्सप्लेन करोगे। गॉट इट? इसके बाद अगर हमारा नेक्स्ट है तो एंजाइम्स, कुछ पॉइंट्स मैं यहां एक्सप्लेन कर दूंगा। एंजाइम्स क्या होते हैं? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट विच इनहेंस द बायोलॉजिकल रिएक्शंस produced in living cells. They enhance the biological reactions. जितनी भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस है उनको काफी एनहेंस कर देते हैं, बहुत ही ज्यादा। इनकी जो एक्टिविटी हो 10 की 8 to 10 की 20 टाइम्स तक कर देते हैं। अब ज्यादातर जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं वो विदाउट कैटलिस्ट तो इतनी स्लो हो जाएंगी कि जिनके बिना लाइफ ही सस्टेन नहीं करेगी, लाइफ ही नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, हम एक बार जो मील लेते हैं, एक बार जो खाना खाते हैं, अगर हम अपनी बॉडी के एंजाइम्स को हटा दें तो उसे डाइजेस्ट होने में अप्रोक्सीमेटली 50 ईयर्स लगेंगे। 50 साल में एक बार का खाना, तो उससे एनर्जी भी 50 ईयर्स में मिलती, एक बार के खाने में जितनी है वो। और तो ये सोचो कि हम सुबह खाना खाते हैं, फिर दोपहर को, फिर शाम को, बीच में भी कुछ लेते हैं, इतनी एनर्जी हमारी बॉडी को चाहिए। उसका एक खाने का पार्ट भी हमें 50 ईयर में अगर मिलेगा तो हम तो इवन हमारा जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है वो भी प्रॉपर काम नहीं करेंगे। तो इनके बिना लाइफ भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये ही हमारे लाइफ को सस्टेन करवा पा रहे हैं इतनी ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन करके। बहुत ज़्यादा टाइप के हमारे बॉडी में कैटलिस्ट हैं, और इसमें भी कैटलिस्ट के केस में अगर हम बताएंगे तो वहाँ जैसे प्रमोटर और पॉइजनर बोल दें, यहाँ कोएंजाइम्स बोल दो, या यहाँ पर भी एंजाइम, प्रमोटर एंड पॉइजनर बोल सकते हो। एंजाइम सारे के सारे आगे आएंगे तुम्हारे बायोमोलिक्यूल्स यूनिट, उसमें बताएंगे हम फाइबर और ग्लोबुलर प्रोटीन। अभी के लिए समझ सकते हो कि प्रोटीन की ही फॉर्म होते हैं जितने एंजाइम्स हैं, दीज आर ऑल्सो द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन की एक फॉर्म होती है। अब इसके केस में हमने बोला कि इसके केस में भी क्या होंगे, कोएंजाइम्स होंगे। कोएंजाइम्स को क्या कह सकते हो, एंजाइम प्रमोटर कह सकते हो। जैसे जो सोडियम आयन है बॉडी में, Mn2 पॉजिटिव आयन है, या हमारी बॉडी में कॉपर 2 पॉजिटिव आयन वगैरह है, ये क्या करेंगे, प्रमोटर का काम। कैटलिस्ट जो ये पॉइजनर है या एंजाइम पॉइजनर, वही कार्बन मोनो वगैरह इस टाइप की चीज है, वो क्या काम करेंगे, कैटलिस्ट पॉइजनर का काम करेंगे। इसमें भी एक्टिविटी तो हमने बता दी, सिलेक्टिविटी अगेन इंपॉर्टेंट। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, यूरिया है, यूरिया का फॉर्मूला क्या है, NH2CONH2। इसको जो है एंजाइम, बायोलॉजिकल एंजाइम यूज करेगा, डिकम्पोज करने में यूज होगा, वो होगा ये यूरिया, तो यूरेज। अगर मैं लेता सुक्रोज या माल्टोज, सपोज मैंने माल्टोज लिया, C12H22O11 माल्टेज, ये किस में टूटता है, C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये यूरेज किस में तोड़ता है इसको, यूरिया को, ये इसको तोड़ देता CO2 एंड NH3 में, बैलेंसिंग के लिए NH3 आ जाते, हाइड्रोलिसिस कर लेते वाटर के प्रेजेंस में। तो ये प्रोडक्ट हमारे आते, सॉरी, ये प्रोडक्ट्स हमारे प्रोड्यूस होते हैं यहां पर। अब अगर यूरिया है तो देखो इसने तोड़ दिया सिलेक्टिविटी के केस में।
अगर मैं मिथाइल यूरिया कर दूं, एक H को रिप्लेस कर दूं मैं CH3 से, भले ये सिमिलर है लेकिन अब ये रिएक्ट नहीं करेगा। तो एक कैटलिस्ट एक पर्टिकुलर रिएक्शन करेगा, सिमिलर भी नहीं करेगा। गॉट इट। अब ऑप्टिम टेम्परेचर और पीएच मैंने बोला इसी में बता देंगे। ऑप्टिम टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी किस टेम्परेचर पर प्रॉपर काम करती है? ऑब्वियसली 37 डिग्री पर, यानी कि जब स्वस्थ आदमी है। तो एंजाइम भी सबसे ज्यादा कब काम करेंगे? जब वो हेल्दी है। तो ऑप्टिम टेम्परेचर क्या रहेगा एंजाइम्स के लिए? अप्रोक्स 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्टिम पीएच क्या रहेगी? पीएच का भी रोल होता है, किस पीएच पर वो सबसे ज्यादा एक्टिव होंगे। जनरली ये 5 to 7 पीएच पर सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। बता सकते हो हाईली इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन करने वाली चीजें हैं। अब इनका जो मैकेनिज्म है उसे हम जनरली बोल देते हैं की एंड लॉक मैकेनिज्म। सपोज ये हमारा कोई सबस्ट्रेट है, ये हमारा कोई एंजाइम आ गया सपोज, ये सपोज हमारा एंजाइम ले लिया मैंने। तो ये इसके अंदर सपोज उसी के साइज का है, फिट होके क्या बनाएगा? सबस्ट्रेट और एंजाइम्स जुड़ जाएंगे। वो एंजाइम का पार्ट ये आ गया, ये सबस्ट्रेट था, ये एंजाइम था। अगले स्टेप में क्या होगा? ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, एंजाइम से जुड़ के ये इसकी कुछ फॉर्म बनेगी। और फाइनल स्टेप में क्या होगा? एंजाइम तो हमारा अलग से निकल जाएगा, जो भी हमने यूज किया था एज इट इज। ये एंजाइम और ये हमारे जो भी प्रोडक्ट बनने थे उससे वो बन जाएंगे। मीन्स पहले एंजाइम और सबस्ट्रेट जोड़ेंगे, ES फॉर्म आई, फिर ये क्या बनेगा? जो E और S है ये PS टाइप की फॉर्मेट में आएगा, लाइक दिस। फाइनली क्या होगा? प्रोडक्ट अलग हो जाएगा और एंजाइम अलग हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं की एंड लॉक मैकेनिज्म। जैसे एक लॉक को एक की ने ओपन किया, अब की थोड़ी टूटी, उसी की से हम फिर से ओपन कर सकते हैं, जितनी बार भी ओपन करना चाहे कर सकते हैं, क्योंकि ये रीजनरेट हो जाएंगे। बाकी पॉइंट वही रहेंगे कैटलिस्ट वाले कि स्मॉल अमाउंट में सफिशिएंट है, ये इक्विलिब्रियम को अल्टर नहीं करते हैं, डेल G डेल H डेल E को अल्टर नहीं करेंगे, ये इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को भले ही रिड्यूस करें, रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट की एनर्जी को चेंज नहीं करेंगे। गॉट इट। यहाँ तक का आज का आपका होमवर्क है। नेक्स्ट टॉपिक का